So hello everyone, welcome back to my channel Dr. Purva Sahu. Hope you all are well. तो स्टूडेंट्स, ये मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है एमसीक्यूज की, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर द नीट 2020, और ये मेरी इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। इसमें मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दूंगी विद द कंसेप्ट्स। होपफुली ये वीडियो मेरा आपको पसंद आएगा। आई होप दैट you with this video would be liked by you, and if you like, then please hit the thumbs ups and share my video and subscribe my channel for the further videos so that I can make further videos for this series. So let's start one by one. सो स्टूडेंट्स, जो मैंने ये फर्स्ट वीडियो लिया है इस सीरीज का, वो बेसिकली लिया है यूनिट नंबर 6 रिप्रोडक्शन से, जो कि 12th क्लास में आती है। और इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज इनकरेक्ट। तो स्टूडेंट, जिस तरह से ये क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग को ये पॉइंट नोटिस करना होता है कि कहाँ करेक्ट वर्ड लिखा हुआ है, कहाँ इनकरेक्ट वर्ड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ही हम लोगों को ये जो वर्ड होते हैं ये अंडरलाइन कर देने चाहिए, ताकि हमारा जो पूरा ब्रेन है वो इस इनकरेक्ट वर्ड के आसपास घूमे, इस इनकरेक्ट वर्ड के बारे में सोचे। सो लेट्स सी द ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन। A option is ovary develops into fruit. B option is zygote develops into embryo, and the C option is central cell develop into endosperm, and the D option is ovules develop into embryo sac. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट बात करते हैं कि ये कहाँ से आया है। मतलब अगर हमारे पास में रिप्रोडक्शन यूनिट है, तो उस यूनिट में हमारे पास में 4 चैप्टर है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स, वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर जहाँ खत्म होता है, वहीं पे ही इससे रिलेटेड आपको सेंटेंसेस मिल जाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पे भी आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। सो यू कैन रीड वर्ड बाय वर्ड एंड देन यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो द लाइन इज द जायगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। तो अगर ये लाइन हम लोग मैच करें हमारे ऑप्शन से, तो ये सेकंड ऑप्शन से मैच हो रहा है, यानी ये करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की, द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, यानी डी ऑप्शन, जो अगर हम लोग देखें ओव्यूल से रिलेटेड है, यहाँ इस सेंटेंस में दिया हुआ है ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, जबकि हमारे पास में ऑप्शन आ रहा है ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सेक। तो ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अगर हम लोग बात करें दूसरे अदर सेंटेंसेस की, लाइक ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, which has also been given here, like you can read the statement here, the ovary develop into the fruit. So this A option is also correct, B option is also correct, D we got that this is incorrect. Now we will understand the central cell develop into the endosperm. तो सेंट्रल सेल बच्चों क्या होती है? सेंट्रल सेल हम लोगों ने पढ़ा था कि जब पूरी तरह से एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट हो जाता है, पूरा जो मैच्योर एम्ब्रियो सेक होता है, उसमें जो बीच में जो सेंट्रल सेल होती है, जिसमें कि पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, दैट इज बेसिकली अ सेल और सेंट्रल सेल। ओके, तो हम लोग स्टूडेंट्स वहां पढ़ते हैं कि जब मेल गैमेट सेंट्रल सेल में प्रेजेंट दो पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज होता है, तो फिर फर्दर फॉर्मेशन होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का, जो कि आगे जाके डेवलप होके बनाती है एंडोस्पर्म। So now we can say the A, B, C, 3 options are correct. But the D option अगर हम लोग देखें तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ओव्यूल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो सेक है, जबकि एनसीईआरटी में गिवन है दैट ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड। और यही बेसिक कंसेप्ट है, ओव्यूल एम्ब्रियो सेक में डेवलप नहीं होता है, ओव्यूल डेवलप होता है सीड में। क्योंकि यहाँ हम लोग एक पिक्चर भी देख सकते हैं साइड में, मैंने ये एनसीईआरटी से ही आप लोगों के लिए अपलोड किया है पिक्चर। ये बेसिकली पिक्चर है पूरा ओव्यूल का, जिसको कि हम लोग मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। इसी मेगास्पोरेंजियम की जो एक सेल होती है, जिसको कि मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, वो मियोटिकली डिवाइड होती है और 4 मेगास्पोर बनाती है। और उन 4 मेगास्पोर में से सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर ही डेवलप होके बनाता है एम्ब्रियो सेक। यानी एम्ब्रियो सेक का जो फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली होता है वन फंक्शनल मेगास्पोर से। वन फंक्शनल मेगास्पोर विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो सेक, ना कि ओव्यूल विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो सेक। सो होप यू गॉट द कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन, and also you got that this question is coming from the first chapter, that is reproduction in organism। और कहीं ना कहीं हम लोग इसको चैप्टर नंबर 3 यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से भी लिंक कर सकते हैं। Now next second question,
This is the second question, which is also related to the third chapter, which is a sexual reproduction in a flowering plant. Student, सबसे पहले आप देखिए, what is the question here? What is the fate of male gamete discharge in the synergid? मेल गैमेट, तो जाहिर सी बात है जो पोलन ट्यूब से जो गैमेट्स आते हैं वही मेल गैमेट की यहाँ बात हो रही है. एंड दे डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड. तो सिनर्जिड क्या होती है स्टूडेंट? सिनर्जिड बेसिकली वो सेल्स होती है, एग अपरेटस का 2 सेल्स होती है जो कि पोलन ट्यूब को गाइड करती है कि किस जगह जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, किस सेल से उनको फ्यूज होना है. सो दैट इज बेसिकली फंक्शन ऑफ द सिनर्जिड. नाउ कमिंग टू द फेट, एक वर्ड है जिसका मतलब होता है व्हाट वुड बी द फ्यूचर. मेल गैमेट अगर डिस्चार्ज हो रहे सिनर्जिड में तो उनका फ्यूचर क्या होगा, आगे चल के उनके साथ में क्या होगा. दैट इज अ क्वेश्चन. नाउ द ए ऑप्शन इज वन फ्यूजेस विद द एग एंड द अदर डीजनरेट इन द सिनर्जिड. ठीक है. नाउ द बी ऑप्शन इज ऑल फ्यूज विद द एग. सी ऑप्शन इज वन फ्यूजेस विद द एग एंड अदर फ्यूज विद द सिनर्जिड न्यूक्लियस. And the D option is one fuses with the egg and the other fuses with the central cell nuclei. तो स्टूडेंट सबसे पहले तो बात करते हैं इस चैप्टर की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है. हमने अभी डिस्कस किया कि ये सेकंड क्वेश्चन उसी चैप्टर से आया है. अब ये उस चैप्टर में भी पर्टिकुलर किस जगह से आया है, तो ये बच्चों पर्टिकुलर आया है आपके इस फिगर के स्टेटमेंट से. कई बार क्या होता है कि हम लोग सिर्फ सेंटेंसेस पढ़ते हैं, हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं और डायग्राम की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट डायग्राम का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो भूल जाते हैं. तो एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़नी है, वहीं से क्वेश्चन आता है. आप देखिए डी और ई जो डायग्राम है उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है. सबसे पहले डी का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं. दैट इज अ लार्ज व्यू ऑफ एन एग अपरेटस शोइंग द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड. ये एग अपरेटस है पूरा, जिसमें एक एग न्यूक्लियस है और 2 सिनर्जिड है. ये सिनर्जिड की फिलीफॉर्म अपरेटस हैं जो कि कहीं गाइड कर रही है पोलन ट्यूब को. इस पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट प्रेजेंट है. ये 2 मेल गैमीट यहाँ से आगे जा रहे हैं. ठीक है, ये तो हो गया डी पिक्चर. अब बात करते हैं ई पिक्चर की. ई पिक्चर में देखिए देयर इज अ डिस्चार्जिंग ऑफ व्हाट, of male gamete into a synergid. Same language, discharge in the synergid. Same language यहाँ पे भी लिखी हुई है, बिल्कुल exact. And the movement of the sperm. Sperm is what? We are here male gamete. One into the egg and the other into the central cell. Clear ये बता रहा है कि जो मेल गैमेट है वो एक एग के पास जाता है और दूसरा जाता है सेंट्रल सेल के पास. You can see in this picture also the male gamete. These are 2 male gametes. Okay. Now this male gamete is going towards to the egg nucleus, and this male gamete, the second male gamete, it is going towards to the पोलर न्यूक्लियाई. तो हमारे पास में पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया कि 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट तो एग न्यूक्लियस से फ्यूज होगा और दूसरा जो होगा वो फ्यूज होगा पोलर न्यूक्लियाई से. जहां देखते हैं जहां ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास में. सो हियर इज वन फ्यूज विद द एग, अदर डीजनरेट नहीं हो रहा है. ऑल फ्यूज विद द एग, सारे एग के साथ फ्यूज नहीं हो रहे. वन फ्यूज विद द एग एंड अदर फ्यूज विद द सिनर्जिड न्यूक्लियस, नो सिनर्जिड न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज नहीं हो रहा है. And the D option is one fuse with the egg and the other fuses with the central cell nuclei. Yes, that is correct. So that's why we can say the D option is correct answer for the question number 2. Okay, so that is concept behind of this question. Now coming to the third question. Third question is, which of the following contraceptive method do involve a role of hormones? Contraceptive methods basically हम लोग reproductive health जो 4th चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ते हैं. सो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेसिकली एक बर्थ कंट्रोल मेथड भी माने जाते हैं. तो डिफरेंट मेथड्स हैं वहां पे. एक नेचुरल मेथड्स है, केमिकल मेथड्स हैं, सर्जिकल मेथड्स हैं. तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है. देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है जिसमें सिर्फ हार्मोन का रोल है. लैक्टेशनल एमेनोरिया, पिल्स, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स, बैरियर मेथड, लैक्टेशनल एमेनोरिया, पिल्स, सीयूटी यानी कॉपर टी, pills, emergency contraceptive, pills, emergency contraceptive and the barrier method. Okay, हम लोग सबसे पहले देखते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है. सो स्टूडेंट, लैक्टेशनल एमेनोरिया एक वो कंडीशन होती है जो कि जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन यानी बेबी के बर्थ के बाद में होती है.
That is a time period of the intense lactation following the parturition. That statement is written in NCERT here. You can look into this. This is intense lactation period just following the parturition. Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, the chances of conception are nil, almost nil. क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज इस टाइम पे देर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. जो पार्चुरेशन के जस्ट बाद वाला जो टाइम पीरियड होता है, जब जब बेबी को मदर अपना ब्रेस्ट मिल्क पिलाती है, तो वो टाइम जो होता है वो इंटेंस लैक्टेशन टाइम पीरियड होता है. और उस टाइम पे ऐसा क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, वो कंसेप्ट है, वो हमें जानना जरूरी है. तो ये जो हार्मोन है, ये तो प्रोलैक्टिन हार्मोन है. ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, और इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन ऑक्सीटोसिन. ठीक है. अब प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है जस्ट आफ्टर द पार्चुरेशन, इस हार्मोन का सिक्रीशन जो होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है. ये इसका सिक्रीशन जो लेवल होता है इसका बढ़ जाता है, और उसका रिजल्ट क्या होगा? जो गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन्स होते हैं, दैट गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन विल बी डिक्रीज्ड. और आपको पता ही है कि अगर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन अगर कम हो गए तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कम हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कम हो गया. तो जब फॉलिकल ही नहीं बनेंगे तो ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, और ओव्यूलेशन नहीं है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं है. तो ये बेसिकली एक नेचुरल मेथड माना जाता है फॉर द बर्थ कंट्रोल. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पिल्स की. तो पिल्स में आप देखिए स्टूडेंट्स, पिल्स में क्या होता है, यहाँ पे आप अगर आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो एनसीईआरटी में भी पिल्स के बारे में दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? दैट ऑरल administration of the small doses of the either progestogen or progestogen estrogen combination is another contraceptive method used by the female, which are in a form of the tablet. Hence they are popularly called the pills. तो बेसिकली पिल्स क्या हो गए? दे आर द लाइक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है प्रोजेस्टेजन एस्ट्रोजन का, या फिर सिंपली प्रोजेस्टेजन भी हो सकता है. और आपको पता ही है प्रोजेस्टेजन एस्ट्रोजन ये दोनों ही फीमेल सेक्स हार्मोन है. ठीक है. और थर्ड जो है वो बता रखा है आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव. तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी ली जाती है जब बाय चांस अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है और प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, बट if the female does not want to get pregnant, so that's why in that time the emergency contraceptive methods are used. तो उसमें भी क्या किया जाता है? that again the statement are given in NCERT: administration of the progestogen or progestogen estrogen combination or IUD मतलब intrauterine device within a 72 hours of the coitus have been found to be very effective as the emergency contraceptive, as they could be used to avoid the possible pregnancy due to the rape or the casual unprotected intercourse. तो जो बेसिकली जो रेप विक्टिम्स होते हैं उनके साथ में जो 72 आवर्स के अंदर अंदर ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव उनको दिए जाते हैं टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी. ठीक है. तो ये तीनों ही मेथड ऐसे हो गए, चाहे लैक्टेशनल एमेनोरेया हुआ या पिल्स हुआ या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हुआ, इन तीनों में ही हार्मोन का रोल है. तो कहीं ना कहीं हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है. इस क्वेश्चन का आंसर आपको ए ऑप्शन के फॉर्म में मिल रहा है. सेकंड, फिर भी हम लोग क्योंकि कंसेप्ट की बात कर रहे हैं तो बाकी भी पढ़ लेते हैं. बैरियर मेथड जैसे कि कॉन्डोम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉर्ड, विच आर यूज्ड टू अवॉइड द फिजिकल मीटिंग ऑफ द स्पर्म एंड ओवम. एंड जो सेकेंड रोल है बैरियर मेथड का, जो यूजफुल मैं कह सकती हूँ रोल है, वो बैरियर मेथड का है टू अवॉइड द एसटीडीज. एसटीडीज से भी कहीं ना कहीं प्रिवेंट करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से. फिर हम लोग लैक्टेशनल एमेनोरेया पढ़ चुके हैं, पिल्स पढ़ चुके हैं. अब बात करते हैं कॉपर टी. तो कॉपर टी बेसिकली एक डिवाइस होती है विच इज इंसर्टेड इनसाइड ऑफ द यूट्रस बाय द फीमेल डॉक्टर और द प्रैक्टिशनर जो भी होते हैं. और इसमें जो कॉपर रिलीज होता है दैट विल समवेयर सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, और जिसकी वजह से जो स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाती है. बट यहाँ किसी भी कोई हार्मोन का कोई रोल नहीं होता है. फिर अगर डी ऑप्शन की बात करें तो अगेन पिल्स हार्मोन रोल है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोनल रोल है, बट बैरियर मेथड में कोई हार्मोनल रोल नहीं है. तो डी ऑप्शन, क्योंकि बैरियर मेथड यूज कर रहा है तो ये
आपका इनकरेक्ट हो गया। इसी तरह सी ऑप्शन, क्योंकि सीयूट कॉपर टी यूज कर रहा है तो सीयूटी यूज कर रहा है तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। फिर हम लोग देखें तो बी ऑप्शन बैरियर मेथड यूज कर रहा है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो आपके राइट आंसर जो हो गया वो हो गया आपके ऑप्शन नंबर 1। दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सट्रूजन। दिस इज बेसिकली कंसेप्ट, ये भी एक कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्टेटमेंट जो दे रखा है एनसीईआरटी में, बहुत अच्छा स्टेटमेंट दे रखा है। इसके लिए भी कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। सो एक्सट्रूजन ऑफ द सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग न्यूक्लियस अकर। तो बेसिकली जो सेकंड पोलर बॉडी बनती है फ्रॉम द एग न्यूक्लियस, वो कब बनती है, ये इसके बारे में क्वेश्चन है। ऑप्शंस है, ये बेसिकली बता दूं सबसे पहले, जो पोलर बॉडीज है और जो एग न्यूक्लियस है वो बेसिकली oogenesis प्रोसेस का एक पार्ट है। क्योंकि oogenesis प्रोसेस में स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा, प्राइमरी oocyte होता है, फिर सेकेंडरी oocyte बनता है, फिर सेकेंडरी oocyte से जाके फिर ओवम बनता है। ये प्रोसेस होता है oogenesis प्रोसेस में। अब क्या है, द फर्स्ट ऑप्शन इज आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। यानी जस्ट स्पर्म एंट्री ही किया है, उसके टच ही हुआ है, उससे कांटेक्ट में ही आया है, पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन एक अलग फिनोमिनन होता है जिसमें कि बेसिकली फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का। ठीक है, फ्यूजन अलग चीज होती है, फ्यूजन एक तरह से जुड़ना हो गया। फिर बी ऑप्शन आ रहा है आपका आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सी ऑप्शन आ रहा है बिफोर द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, डी ऑप्शन देखे तो साइमल्टेनियसली विद द फर्स्ट क्लीवेज। फर्स्ट क्लीवेज का मतलब हो गया यहाँ पे जब जायगोट का डिवीजन हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ते हैं, जो कि आपको चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दी हुई है। द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पर्म के ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जो सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन होती है उसको डाइल्यूट करने का, या उसको कह सकते हो डिसॉल्व करने का काम करते हैं, ताकि स्पर्म इजीली जो साइटोप्लाज्म है ओवम का उसमें एंट्री कर सके। अब जैसे ही ये जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ना पॉलीसुडा है उसके स्पर्म कांटेक्ट में आता है, दैट विल इंड्यूस व्हाट, दैट विल इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ meiotic division, and the second meiotic division is also unequal, which will result in the formation of the second polar body. यानी क्या हुआ, just after the contact of sperm with the zona pellucida and the plasma membrane, there is a completion of the meiotic division is induced, and then the formation of the second polar body and the haploid ovum. तो जस्ट आफ्टर द कॉन्टैक्ट ये दोनों चीजें बनी, और soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fused together to form the zygote. तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले meiotic division हुआ और उसके बाद में जाके फिर जायगोट फॉर्मेशन हुआ। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी कब होता है, फ्रॉम दीज 4 ऑप्शंस, द आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म बट बिफोर द फर्टिलाइजेशन। क्योंकि स्पर्म की एंट्री से वो मियोटिक डिवीजन इंड्यूस होता है। मियोटिक डिवीजन जब कंप्लीट हो जाएगा तो सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी, ओवम बनेगा, और फिर फर्दर जायगोट फॉर्मेशन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन। ना हम लोग बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। 5th क्वेश्चन है आप लोगों के पास में इस तरह से, आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म सेल्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपको एक करेक्ट सीक्वेंस बतानी है कि कहां से कहां तक स्पर्म्स जो है वो मूव कर रहे हैं बेसिकली इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो इसके लिए ये मैंने 2 पिक्चर दिए हुए हैं जो कि मेरे कुछ वीडियो से रिलेटेड है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के वीडियो से रिलेटेड। ये मेरा एलिस ऑफ टेस्टिस से रिलेटेड पिक्चर है और ये दूसरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड पिक्चर है। तो इसमें आपको क्लियर एक पाथवे दिख जाएगा स्पर्म का कि किस तरह से स्पर्म कहाँ से कहाँ तक मूव होते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इस पिक्चर को समझ लेते हैं, फिर आपको आसानी से इन ऑप्शंस के थ्रू आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो ये एलिस ऑफ टेस्टिस है स्टूडेंट, और इसके अंदर ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और ये जो मैंने बनाई है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जहाँ पे कि बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है। ट्यूब्यूल से ही छोटी छोटी डक्ट निकलती है जिनको कि ट्यूबुलर रेक्टाई कहते हैं। ये ट्यूबुलर रेक्टाई हो गए। ये ट्यूबुलर रेक्टाई
रेक्टाई मतलब आर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आर से स्टार्ट हो रहा है और आर पे ही खत्म हो जाएगा, यानी ये रेटिटेस्टिस पे खत्म हो जाता है। और रेटिटेस्टिस से वीई निकलती है, वीई यानी वासा एफ्रेंशिया निकलती है। ये ई से शुरू होती है और ई पे ही खत्म हो जाती है, यानी वासा एफ्रेंशिया शुरू हुई और फिर खत्म हो जाती है एपिडीडाइमस में। ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर जा रहा है, इसको पूरा हम लोग एपिडीडीमस कहते हैं, या कई लोग इसको एपिडीडाइमिस भी कहते हैं। अब ये एपिडिडीमस जो है, ये क्योंकि डी, इसमें देखेंगे एक वर्ड जो एक लेटर जो है वो डी डी बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसी से हम लोग याद कर लेते हैं। जो नेक्स्ट जो डक्ट है वो है बेसिकली वासा डेफरेंस। तो ये जो डक्ट है ये है वासा डेफरेंस। दोबारा देखिए, ये हो गया आपके ट्यूबुलर रेक्टाई, ये हो गया आपका रेटिटेस्टिस, ये हो गया आपके वासा एफरेंशिया जो कि रेटिटेस्टिस से निकल रही है। ई फॉर एफरेंशिया और ई फॉर एपिडिडीमस में जुड़ गई। एपिडी डी से आ गया आपके डेफरेंस, डेफरेंस में आ गई, यानी ये पाथवे हो गया। फिर वासा डेफरेंस जो है स्टूडेंट, वो इस तरह से एपिडिडीमस से निकल के ऊपर की साइड में यूरेटर पे लूप बनाती हुई सेमिनल वेसिकल से जुड़ जाती है। जहां ये सेमिनल वेसिकल से जुड़ती है उसको स्टूडेंट कहता है इजैकुलेटरी डक्ट। और ये दोनों साइड होती है इजैकुलेटरी डक्ट, और दोनों साइड ये इजैकुलेटरी डक्ट फिर ज्वाइन होती है यूरिथ्रा से। ये पूरा यूरिथ्रा है और ये बाहर ओपन हो जाता है आपके यूरिथ्रल मीएटस से। ठीक है, सो दैट इज अ बेसिकली पाथवे। उसको मैच कर लेते हैं कहां से कहां जा रहा है। सबसे पहले देखते हैं टेस्टिस, यस टेस्टिस है। सेकंड में आ रहा है एपिडिडीमस, यस एपिडिडीमस है। और उसके बाद ये कह रहा है वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया तो नहीं है, एपिडिडीमस से तो आपके वासा डेफरेंस जुड़ी हुई है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड देखते हैं बी ऑप्शन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। उसके बाद में रेटिटेस्टिस, यस रेटिटेस्टिस है। उससे वासा एफ्रेंशिया निकल रही है, यस वासा एफ्रेंशिया है। फिर वासा एफ्रेंशिया आगे जाके ई फॉर एपिडिडीमस को जोड़ रही है, हाँ एपिडिडीमस को जोड़ रही है। फिर एपिडिडीमस वासा डेफरेंस को जोड़ रहा है, यस वासा डेफरेंस को जोड़ रहा है। वासा डेफरेंस आगे जाके इजैकुलेटरी डक्ट से मिल रही है, तो दैट इज आल्सो करेक्ट। फिर आगे जाके यूरिथ्रा और यूरिथ्रा से यूरिथ्रा मीएटस, तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। वासा एफ्रेंशिया, तो वासा एफ्रेंशिया से तो स्टूडेंट पहले आपके क्या था, रेटिटेस्टिस, वो नहीं लिखा। चलो वासा एफ्रेंशिया से आगे चलते हैं, तो वासा एफ्रेंशिया एपिडिडीमस में जा रही है, यस एपिडिडीमस में जा रही है, ये भी ठीक है। और फिर कह रहा है इंग्विनल कैनाल, नहीं इंग्विनल कैनाल यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन, क्योंकि इंग्विनल कैनाल में बेसिकली एंटर करती है आपकी वासा डेफरेंस। ये इंग्विनल कैनाल के थ्रू ही होती हुई फिर फर्दर यूरेटर से ये लूप बनाती हुई वापस से एंट्री कर जाती है आपके यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पे ये सेमिनल वेसिकल में ओपन हो जाती है थ्रू दी इजैकुलेटरी डक्ट। तो इंग्विनल कैनाल यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। डी ऑप्शन देखें, टेस्टिस, यस टेस्टिस ये रहे। फिर एपिडिडीमस, यस एपिडिडीमस रहा। वासा एफ्रेंशिया, नहीं वासा एफ्रेंशिया गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि वासा एफ्रेंशिया नहीं है एपिडिडीमस से जुड़ी हुई। एपिडिडीमस से जो स्पर्म कैरी कर रही है वो है वासा डेफरेंस। तो चारों ऑप्शंस हो गए हमारे पास में स्टूडेंट, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन था वो आपका था बी। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा एक ट्राई था आप लोगों को क्वेश्चन तो बताना ही, क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको नंबर ऑफ बुक्स में मिल जाएंगे, आपको नेट पे मिल जाएंगे, इंटरनेट पे मिल जाएंगे। और आपको अगर अच्छे से कंसेप्ट जानने हैं तो उसके लिए वर्ड टू वर्ड आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी। तो मेरा एक ट्राई है कि मैं आपको बता सकूं कि एनसीईआरटी में अगर क्वेश्चन एनसीईआरटी के थ्रू आ रहा है तो पर्टिकुलर कौन से जगह से आ रहा है, या कौन से पैराग्राफ से आ रहा है, या कौन से पिक्चर से आ रहा है, कौन से डिस्क्रिप्शन से आ रहा है। सो दैट्स माई ट्राई टू गिव द कंसेप्ट as well as give the MCQs. Hope you like this, my try. Hope you like this video. If you like this video, then share my video, subscribe my channel, and comment in a comment section. Okay, so that would be very helpful for me to make further videos in this series. Thank you so much. This is from Dr. Purvasa.